सब कुछ मुस्बत होने के बाद, वीजा जेन्युइन, टिकट जेन्युइन, वर्क परमिट जेन्युइन, मगर उसके बावजूद उसको एयरपोर्ट पर क्यों रोका जाता है? तो अगर उसके पास कोई वसाइल है तो फिर तो वो जहाज पर बैठ जाता है। अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो उसको वहीं पर रोक के ऑफलोड कर दिया जाता है। पी प्याला सबरदा नहीं हो कोई साथी खबरदा, हम तो अड्डा भी कोई साथी नहीं गई। तो आप लोगों का भी हिसाब जो है वो अब होगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका मेजबान हैदर राना और आज का हमारा जो मौजू है वो है लाहौर एयरपोर्ट के हवाले से कि यहाँ पर जो लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों की बदौलत एजेंट हजरात के जरिए यहाँ कोई उनका जो भी अजीज है वो आउट ऑफ कंट्री अगर मौजूद है तो वो उनको वर्क परमिट देते हैं। सारे असल हकायक, सारे असल पेपर होने के बावजूद अफसोस ये है कि लाहौर एयरपोर्ट पर जब वो अपनी फैमिली को अलविदा कहता है, अलविदा कहने के बाद वो जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचता है, बोर्डिंग उसकी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम एक एजेंसी मुतहरिक वहां पे नजर आती है। वो एजेंसी जो है उस फर्द वाहिद को रोकती है। रोकने के बाद अगर सारे पेपर्स जो हैं उसके पास, वर्क परमिट उसका जेन्युइन है, टिकट उसकी ओके है, वीजा उसका ओके है, मगर उसके बावजूद उस शख्स को रोका जाता है। रोकने के बाद तो अगर उसके पास कोई वसाइल है तो फिर तो वो जहाज पर बैठ जाता है। अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो उसको वहीं पर रोक के ऑफलोड कर दिया जाता है। और ऐसे मुतअद्दिद केसेस जो है वो मंजर आम पर आए और लोगों ने इस पे आवाज भी उठाने की कोशिश की, मगर अभी तक टिल किसी किस्म का कोई भी इस पे, ना तो हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं इस पे कोई मुस्बत कदम अपना उठा रहे हैं और ना ही FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, और ना ही ये किसी किस्म की कोई ऐसा रोल अदा कर रही है कि जो शहरी अपनी आजकल के महंगाई के दौर में पता नहीं कहां से लेके पैसे लेके इधरों पड़ वो वीजे का इंतजाम करती है। वीजे का इंतजाम करने के बाद फिर बाद में अपने बच्चों की कफालत के लिए वो आउट ऑफ कंट्री, सऊदी अरब या दुबई या जिधर भी वो जाना चाहते हैं, उधर का वो वीजा मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद हमारे एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी वहां पे मौजूद है वो उनको दबोच लेती है। दबोचने के बाद अगर तो उसके पास पैसे हैं तो वो उसको उनको देगा, देने के बाद उसको जहाज पर बढ़ा दिया जाएगा, अगर नहीं तो बेचारा अपने वापस वो बच्चों के पास आ जाता है। हमारे साथ इस टाइम मुजम्मिल अतीक साहब मौजूद हैं जो माहिर कानूनदान है। इनसे हम पूछते हैं कि क्या आर्टिकल 9 और 15 जो है उसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि आम शहरी जो है आज़ादाना जिंदगी जो है वो गुजार सकता है, लेकिन सब कुछ मुस्बत होने के बाद, वीजा जेन्युइन, टिकट जेन्युइन, वर्क परमिट जेन्युइन, मगर उसके बावजूद उसको एयरपोर्ट पर क्यों रोका जाता है? कि इनके पास कोई और काम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चीज़ आप अभी फरमा रहे हैं कि बेशुमार लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पे ऑफलोड किया जा रहा है और वापस उनको आगे प्रोसीड करने नहीं दिया जा रहा है, उनको वापस घर भेज दिया जाता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ माह पहले FIA AHTC लाहौर में एक FIR नंबर 803/25 17 एंड 22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस की दर्ज होती है, जिसमें कि FIA ऑफिशियल्स ही कंप्लेनेंट थे। और उसमें होता ये है कि एयरपोर्ट पर दो लोग जो कि एजेंट थे उनकी आपस में तकरार होती है इस बात पर कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को कहता है कि तुमने मेरे जो इंटेंडिंग इमिग्रेंट था उसको बैरून मुल्क बराए मुलाजमत भिजवाने के लिए यूनान तक या फ्रांस तक बाय एयर के पैसे लिए हैं और तुम उसको शिप के ज़रिए भिजवा रहे हो और यहाँ से तुम उसको लिबिया भिजवा रहे हो और लिबिया से वो शिप के ज़रिए से यूनान जाएगा। तो ये हमारी कमिटमेंट ये नहीं है, लिहाजा उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो ये जो लड़ाई है वो अल्टीमेटली FIA के हाई अप्स तक चली जाती है। ठीक है। उसी वक्त ही FIA इमिग्रेशन के लोग आते हैं और वो अपनी मुद्दत में उनको गिरफ्तार करते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता चलता है कि FIA के लोग इस मामले के अंदर कुछ मुलव्वस थे और उन्होंने
कुछ लोगों को बैरून मुल्क भिजवाया जो कि लीगल वीज़े पे थे। अब उन्होंने जिस मुल्क में जाना है, जिस मुल्क का उनके पास वीज़ा है, बिल्कुल, वहाँ पर पहुँचने से पहले दुबई में उनका क़याम होता था और दुबई से वो जिस मुल्क का वीज़ा होता था वहाँ पर जाने की बजाय एस्केप करके लिबिया चले जाया करते थे। डंकी की मत नहीं, बायर। अच्छा, बायर लिबिया चले जाते थे। ठीक है। और लिबिया जाने के बाद फिर वो आगे कश्ती के ज़रिए यूनान जाते थे और कश्ती को हादसा होता था जिससे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बदनाम होती थी कि यहाँ से लोग जो है वो जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। अब इस बात पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो दुबई से पता किया गया और लिस्टें आईं तो पता लगा कि 98% लोग जो कि इस तरह के हैं, जो कि वर्क परमिट पर जा रहे हैं या विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं किसी और मुल्क, तो वो 98% लोग दुबई से अपनी डेस्टिनेशन पर जाने की बजाय वो चले गए लिबिया और वहाँ से आगे वो इलीगली प्रोसीड करते हुए या तो जान से हाथ धो बैठे या यूनान जाकर पकड़े गए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे ये बताएं कि जो वर्क परमिट आया वो लीगल? वो लीगल हर एक चीज़ लीगल होने। देखिए, मेरे पास ये इख्तियार है कि मेरे पास हर डॉक्यूमेंट्स अगर लीगल है तो मैं अपने बच्चों की कफालत के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अगर मुझे दुबई बेहतर रोजगार नहीं मिलता तो अगर मुझे आगे जब लगाना पड़ता तो इट डजंट मैटर। नहीं, ऐसा होता नहीं था। वो लोग लिबिया जाने के लिए अगर कोई डायरेक्टली जाता था तो एफआईए वाले उनको ऑफलोड कर देते थे क्योंकि उनको पता होता था कि ये आगे शिप के जरिए से जाएगा, लिहाजा वो लिबिया की जगह किसी और मुल्क का वर्क परमिट या वो वहाँ का विजिट वीज़ा लेते थे ताकि लाहौर इमिग्रेशन वालों को पता ना चले कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, और एस्केप करते थे वो दुबई से। उनका सारा कुछ लीगल था और जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि सारा कुछ लीगल हो तो उनको जाने देना चाहिए, तो ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, सब कुछ लीगल था तो उनको जाने दिया जा रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस केस के अंदर 803/25 में तो पता लगा कि ये लोग ज्यादातर फ्रॉड करते हैं और जाते हैं लिबिया और फिर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। ठीक है, लिहाजा इस वक्त जो एफआईए इमिग्रेशन के हाईअप्स हैं और जो एफआईए के हाईअप्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोगों को पहले इंटरव्यू करें कि जिस जगह पर वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, क्या वो वहां पर जाना भी चाहते हैं कि वो एस्केप करेंगे वहां से फिर दुबई से जाकर। ठीक है, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर अब इमिग्रेशन में एक इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ से, और ये जितने लोग ऑफलोड किए जा रहे हैं ये 100% वो लोग होते हैं जिन्होंने डंकी लगानी होती है और शिप के ज़रिए लिबिया से जाना होता है यूनान। लिहाजा एफआईए वाले इनको यहीं से ही ऑफलोड कर देते हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो लोग जो हैं वो लीगल वीज़े पे जा रहे हैं, उनका जो वीज़ा है वो लीगल है, प्रोटेक्ट है, वर्क परमिट मौजूद है, उनको रोकना इलीगल है। लेकिन आगे जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए बहुत ढेर सारी बदनामी का बायस बनते हैं। सर चलें, ये तो हो गया ना दुबई तक, मगर अब तो उम्रे के लिए भी जो जा रहे हैं उनको भी इंटरोगेशन जी वो क्या जी वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। वो बहाना लेते हैं कि हमने उम्रे के लिए जाना है, वो बहाना लेते हैं कि हमने ए मुल्क में जाना है, हमने बी मुल्क में जाना है। अगर उन्होंने उम्रे के लिए जाना है तो वो डायरेक्ट फ्लाइट वहां के लिए ना जिस मुल्क में जाना है उन्होंने, ये दुबई में ट्रांजिट क्यों हो रहा है? नहीं, जो जिनकी सॉरी टू से जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट भी अगर है, जिनकी डायरेक्ट जद्दा की है, रियाद की या व्हाटएवर जो भी है, तो मगर वो फिर भी उनको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब देखें, अमूमन उम्रा या दुबई या व्हाटएवर कहीं भी लोग जाने की जो कोशिश करते हैं अनएजुकेटेड होते हैं, उनको इंटरव्यू देना उनके लिए वबाले जहाँ होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको अब किसी मुल्क के बारे में पता ही नहीं। जो बंदा सच्चा होता है ना, उसकी आंखें बताती हैं कि वो सच्चा है और उसके अल्फाज बताते हैं कि वो सच्चा है। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे लोग
जाते हैं उम्रे के वीजे पर और वहां पर जाकर बैगिंग करते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए शदीद बदनामी का बायस है। अब ऐसे लोगों को अगर रोक लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरा ये जाती ख्याल है। एक बात। दूसरी बात, जो डायरेक्ट फ्लाइट वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जाता, उनको सिर्फ तभी रोका जाता है जब उनके बारे में कंफर्म हो जाए कि ये उस जगह पर जाकर कोई इलीगैलिटी करेंगे। जिस तरह से कि मैंने अभी सऊदी अरेबिया की मिसाल दी। जो इंटरव्यू ज़्यादातर 95% जिन लोगों को इंटरव्यू किया जा रहा है वो लोग हैं जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं दुबई में, और उसके बाद वहाँ से वो एस्केप करते हैं और एस्केप करके वो लिबिया जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब डायरेक्ट फ्लाइट जिस मुल्क में उन्होंने जाना है उस मुल्क की मौजूद है, तो फिर दुबई में स्टे करने का क्या पर्पस है? और ये जो दुबई में स्टे करने का जो पर्पस है, इसी चीज़ को देखकर FIA वाले उनको देखकर इंटरव्यू करते हैं, और जब इंटरव्यू करते हैं तो पता लगता है कि ये तो वही एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि सारे के सारा लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करके तो लिबिया से यूनान कश्ती के जरिए भिजवाता है। तो इसलिए जो है वो, मगर देखें ना, कई ऐसे लोग हैं जो कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और सच्चे और झूठे बंदे की पहचान जो है वो दौरान इंटरव्यू पता चल जाता है कि यार ये किस हद तक ठीक कह रहे हैं और किस हद तक ये नेगेटिव है। पैसे के बलबूते पे वो वहीं से निकल जाता है। आप देखें 25 इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं, 25-50 लाख, ये दूसरे लफ्जों में कि जो ट्रैवल एजेंट के जरिए जो किया जाता है, जिनको ये PC पासपोर्ट के जरिए, अब तो PC पासपोर्ट का ऐसा कोई सिस्टम रहा ही नहीं है, मगर माजी में PC पासपोर्ट के जरिए लाहौर एयरपोर्ट मुतलका FIA का कोई भी इंस्पेक्टर या इंचार्ज, ड्यूटी इंचार्ज वहाँ पे तैनात होता था, तो उनसे डील कर ली जाती थी। 2-3-4 लाख रुपया चढ़ाई के लिए उनको पैसे दिए जाते थे और वो चढ़ते भी थे। अब अब इनके वो बड़े मखसूस रेट है 25-50, जिनमें कोई भी बंदा, जब ज़ाहिर है जिसने हर एक चीज़ अपनी बेची अपने बेहतर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो अपने प्यारों से कोसों मील दूर मेहनत की गर्ज में जा रहा है, तो उसको जनाब साहब, ज़ाहिर है जो बंदा पेंडू या कोई अनएजुकेटेड पर्सन जो है मजदूरी करने के लिए जा रहा है, इसके बाद इतने वसाइल तो होते ही नहीं है। वो तो बेचारा अपने बच्चों को एक ख्वाबी ज़िंदगी देने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है। पता नहीं बीवी का जेवर बेचा, पता नहीं क्या चीज़ें बेची, बेचने के बाद जो जब एयरपोर्ट पहुँचता है, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर इनकी भी जेबें गर्म करना उस पर लाजमी है। और ऐसे कई वाकयात मंजर आम पर आ चुके हैं, और कई ऐसे लोग भी सामने हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हमने राना साहब 25,000 रुपया एक्स्ट्रा पे किया और एयरपोर्ट से निकल गए। आपके दुबई से जितनी भी चीज़ें आती हैं इलीगल, पैसों की मद में लाहौर में एंटर हो रही हैं, तो उनको क्यों नहीं रोका जाता? जो दुबई से चीज़ें आ रही हैं इलीगल स्मगल होके, उसमें आजकल ज़्यादातर चांदी है। ये इमिग्रेशन का पर्पस नहीं है। नहीं, ये इमिग्रेशन, ये कस्टम्स का मामला है। कस्टम, मगर वो FIA कस्टम और वहाँ पे जितनी भी एजेंसीज हैं, ये इनकी मुश्तरका एक टीम है, और जो कि ये सारे काम नहीं ऐसा नहीं हो रहे हैं। मुझे आपने ये जो बात की कि करप्शन हो रही है और कुछ लोग पैसे देकर चले जाते हैं और जो पैसे नहीं देते उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। मुझे 21 ईयर्स हो गए हैं FIA को प्रैक्टिस करते हुए। गुड। तो मैं पहले की चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जो मौजूदा 803/25 FIR दर्ज हुई है FIA AHTC लाहौर में। इसके बाद ठीक है, FIA के जितने भी इमिग्रेशन के लोग हैं एयरपोर्ट पर, या तो वो डायरेक्टली इस FIR के अंदर मुलजम हैं और वो प्री अरेस्ट बेल पर हैं। अच्छा। और जो बंदे प्री अरेस्ट बेल पर नहीं हैं उनको भी नोटिसेस जा रहे हैं कि आप आके शामिल तफ्तीश हों और आके जवाब दें कि आपके ये क्या क्या मामलात हैं और ये किस किस तरह से हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस तरह से मामलात हो रहे हों? एक FIR दर्ज हुई हुई है, उसके अंदर FIA इमिग्रेशन के लोग जो हैं वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि हमें इस केस में इन्वॉल्व कर दिया जाए और जेल भेज दिया जाए। तो क्या कोई भी बंदा FIA इमिग्रेशन का इस हालात में रिस्क लेगा कि वो किसी बंदे से 1 रुपया भी पकड़ ले कि खुदा न खास्ता उसकी कंप्लेन हो जाए? और अब जो DG FIA हैं वो तो इतने नेक और शरीफ आदमी हैं और इतने उनकी जो इतनी कमांड अच्छी है उनकी FIA के ऊपर कि FIA इमिग्रेशन में
उनकी एफर्ट्स की वजह से इस वक्त जो करप्शन है वो ज़ीरो लेवल पे आ गई है। इस वक्त FIA इमिग्रेशन लाहौर के अंदर जो करप्शन है वो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 1 रुपया कोई बंदा ना ले रहा है और ना लेने के बारे में तसव्वुर भी कर सकता है। सर आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल यस बिकॉज के वो बंदे सारे के सारे शामिल तफ्तीश हो रहे हैं इस केस में, और अगर इस दरमियान में अगर वो किसी बंदे से पैसे लेते हैं और वो बंदा जो है वो कंप्लेन कर देता है, तो वो बंदा जो पहले एक FIR के अंदर शामिल तफ्तीश हो रहा है, क्या वो एक कंप्लेन करप्शन की अपने खिलाफ अफोर्ड करता है? मुझे ये बताएं कि चले हम इस मौजू से थोड़ा सा हट जाएंगे, वो फिर क्योंकि ये मौजू रहेगा नहीं, मगर आप यानी थोड़ा सा ये 1-2 महीने पीछे चले जाए, जो केस मंजर आम पर आया डक्की भाई का, उसकी बीवी ने जो भी किया वो भी सारा कुछ, यही हमारे DG थे ना जो मौजूदा थे। अगर इतना सख्त उनका सारा एक जो मनफी हथकंडों पर जो लोग ऑफिसर्स काम कर रहे थे वो सारा कुछ उनको देख भी रहे थे और उन पे सख्त एक्शन भी ले रहे थे, तो अगर सख्त एक्शन एक कमांड एक लीडर्स जो है वो आपका इतना पॉजिटिव पहलू पर काम कर रहा है, तो नीचे वाला आमला तो वैसे के वैसे ही। अब देखिए ये छोटी मोटी शिकायत जो है ना, मेरा काम हो रहा है, हमारे लाहौर में क्या मसला है कि यार काम होना चाहिए जिस तरह मर्जी है कि भैया पैसे बोलो हो गया यार। अब गारंटी के तौर पे होता क्या है कि मैंने जाना है, मैं मौके पे पहुंचा, मैं अब हवाला दूंगा, हवाला किस बंदे का दूंगा, XYZ बंदे का। अब जो जिसका आपके साथ लिंक होगा वो गारंटी देगा कि यार राना हैदर जो है, हैदर राना जो है ये यार ये आपकी किसी किस्म की कोई कंप्लेन का हिस्सा नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वो गारंटी लेने के बाद वो देन अपना एक्शन कहते गए ओके यार राना साहब हूं तुम जा सकते मनु थोड़े भरा की गारंटी आ गई तो मैं उन्होंने को अपनी मिल लवा। अब तो काम ऐसे हो रहे हैं। नहीं, ये जो गारंटी होती है ना, ये इस FIR के दर्ज होने से पहले तो दी जा सकती थी। अच्छा, लेकिन इस FIR के दर्ज होने के बाद किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जा रही, और FIA वाले तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे इस बात के लिए कि वो किसी बंदे से 1 रुपया ले। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो FIA साइबर क्राइम है, तो FIA साइबर क्राइम बहुत देर से FIA 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। वो तो ठीक है, NCCI बन गया। नहीं, उससे भी पहले अच्छा जो DG था FIA का वो तो एक था, लेकिन जो ADG था साइबर क्राइम का वो और था, बिल्कुल ठीक। और जो ADG था बाकी सारे FIA के मामलात का वो और था, और प्रैक्टिकली ADG जो है साइबर क्राइम का वही साइबर क्राइम को देख रहा था, और इसके अलावा कोई बंदा उसको नहीं देख रहा था। तो वो वहां पर जो हालात डिस्टर्ब हुए थे वो DG की वजह से नहीं हुए थे। नहीं मैं वो ADG की वजह से हुए थे। क्योंकि देखिए अगर मैं तो वो ADG की वजह से हुए थे। मैं तो जो हमारी जो डिपार्टमेंट का जो कमांड है, कमांडर्स जो है, मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा कि वो यानी कि वो करप्शन कर रहे हैं या किसी मगर नीचे वाला हमला जो है, अब देखिए होता क्या है, सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, जिस तरह दूसरे महकमों में भी नीचे जितना भी टाइट कानून अगर बनता जाएगा। अब में इतनी महंगाई हो चुकी है, किसी का भी मैं ये समझता हूँ कि लाख रुपए से सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल होता है, कि अखराजात नफ्स की ख्वाहिशात को इतना का बढ़ावा दे दिया हुआ है कि लोगों ने कि वो अब ना चाहते हुए भी वो इस दलदल का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, आप देखें ना, FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका तो एक कांस्टेबल भी आप उनके अगर उनकी फोरेंसिक सारों की करवाई जाए, तो अगर वो सारों को चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी मंजरेआम पर आ जाएगा। आजकल FIA इमिग्रेशन की यही जो आप बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके मोबाइल जो है उनकी फोरेंसिक करवाई जा रही है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। इसी वजह से ही तो वहां पर करप्शन जो है वो जीरो ही पड़ी। ये बड़ा मुस्बत साइन है कि जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि जो, क्योंकि हमारे भी डिपार्टमेंट अल्लाह करे कि मुस्बत पहलुओं पर अपने कदम जो है वो जमाए, मगर कि देखें जब शेर नु सेवा शेर होती भाई, जहाँ शेर होता है वहाँ सवा शेर लाजमी होता है। जहाँ पे कहते हैं ना कानून अगर टाइट हो जाए ना, अब जितने मर्जी पूरे लाहौर में एक एक कोने पे कैमरे लगा दिए जाए, मगर चीटिंग का कोई ना कोई मनफी जरिया जो है ना, कोई ना कोई फर्द भाई निकाल ही लेता है। देखिए हर किसी की इन्वेस्टिगेट करना, हर किसी को 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने पास बैठा के इन्वेस्टिगेट करना, और फिर बाद में पता चलना कि यार है बंदा जर्मन है, वो तो जहाज चले गया है,
ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। जो भी ऑफिसर, जो डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर या नीचे जो है, अब वो आया तो लिया से था, ठीक है, पर बैठ गया वो DHA 5 में। ना तो उसकी लिया में कोई जमीन थी, ना शकरगढ़ में उसकी कोई जमीन थी, पर वो बैठ गया डिफेंस में या बहरिया टाउन में। जैसे कि एक मुहावरा है, दिन दुगनी रात चुगनी, तो FIA डिपार्टमेंट में दिन दुगनी रात चुगनी का मौके लम्हा ब लम्हा मिलते रहते हैं। इस पे आप इत्फाक करेंगे? जी ऐसा है, बिल्कुल। एक साइड पे आप कहते हैं कि अब इनका एहतसाब होगा, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने माल इकट्ठे किए हैं, वो अब माल जिन्होंने इकट्ठे किए हैं उनको कौन पकड़ेगा? उनको बिना तस्दीक। मैं ये कहता हूँ कि सर मैं एप्लीकेशन नहीं दे सकता, मैं राना हैदर के मुतालिक एप्लीकेशन नहीं दे सकता, इसका एहतसाब किया जाए, ठीक है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट के जो लीडर हैं, जो कमांडर्स हैं, वो खुद साख्ता ये नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, वो कर सकते हैं। और जो मौजूदा डीजी हैं वो यही तो कर रहे हैं कि कोई एप्लीकेशंस नहीं है। अब ये जो 803/25 FIR है, इसके अंदर कोई आम कंप्लेनेंट नहीं है, FIA खुद कंप्लेनेंट है। अच्छा। और FIA खुद कंप्लेनेंट बन के खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अपने लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है। और हाँ, ये गुड। और इसी तरह की चीजें जब होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो यकीनन बेहतरी आती जाएगी। हमारे जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, अब इनको पंजाबी में क्या एक मुहावरा है, पी प्याला सबरदा नहीं हो कोई साथी खबरदा, हम तो अड्डा भी कोई साथी नहीं गई। तो आप लोगों का भी एहतसाब जो है वो अब होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि हमारे साथ माहिर कानूनदान जो थे मुजम्मिल अतीक, उनका ये कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि रोज़गार मुहैया करें और दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे करें, ताकि जो हमारे पाकिस्तान में जो लेबर तबका जो है, जो मजदूरी करना चाहता है, जो अपने बच्चों की कफालत के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, और जो अपने अजीज़ और अपने रिश्तेदारों के जेवरात बेच कर बाहर जाने का रुख करता है और अपनों से कोसों मील दूर मेहनत की गर्ज में जाता है, लेकिन अफसोस उनको हमारे ही पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद, रोकना तो ठीक है यार, अगर हर एक चीज़ उसके लीगल है, अगर डॉक्यूमेंट्स उसके लीगल है, वर्क परमिट उसका लीगल है, वीज़ा उसका लीगल है, टिकट उसकी लीगल है, ठीक है, मगर उसके बावजूद उसको रोक लिया जाता है। रोकने के बाद मजीद 3 से 4 घंटे उसको इंटरोगेट किया जाता है। इंटरोगेट करने के बाद अगर वो जेब गर्म करने में कामयाब हो गया तो वो फिर उसको जहाज़ पर बैठाकर उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। अगर वो गरीब बेचारा, बेकस, लाचार, बेसहारा, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उन जो सिक्योरिटी ऑफिसरान जो कि बिल्कुल डंके की चोट पर सीना तान कर लोगों की जेबों से, उनकी मेहनत से जो कमाए हुए पैसे जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो खैर एनीवेज, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है आसिम मनीर साहब, क्योंकि इनका सिलसिला जो है वो इन लोगों से काफ़ी अच्छे तरीके से इनको पता है कि यार इनका मनफी हथकंडे क्या है, पॉजिटिव क्या है, और किस एंगल से ये लोगों की जेबें खाली करवाते हैं। और इनसे हम जानते हैं कि आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आसिम साहब, हमारे नाज़रीन बड़े मुंतज़िर हैं। मुंतज़िर ये है कि जी लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों के बलबूते पर दूसरे ममालिक में जाने के ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं, जो कि पता नहीं अपनी बीवी के जेवरात बेच देते हैं, पता नहीं कुछ करते हैं, बहुत कुछ करके फिर कहीं जाकर उनको वर्क परमिट मिलता है या वीज़े की एक पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, फिर वो रुक करते हैं उस ममालिक पे जाने के लिए। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट हो, कराची एयरपोर्ट हो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, यहाँ पर जो बैठे लोग जो हैं वो रोकते हैं। वो रोकने के बाद उनको कहते हैं कि जनाब असें तुहाडी इंटरोगेशन करनी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जनाब साहब ऑफलोड कर दिया जाता है। इस बारे में बताएं, हकीकत है क्या, ये क्या मंजर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो राना साहब, आपने जितनी गुफ्तगू की, आपने मेरा जवाब लेने से पहले सब कुछ खुद बता दिया है।
लेकिन आप माशाल्लाह कितने टाइम से इस पे वर्क भी कर रहे हैं और आपके एक दो प्रोग्राम मैंने और भी देखे कि बड़ी अच्छी स्टडी के साथ आपने हमारे नाजरीन को जो उनसे लोगों को अच्छा एक समझने के लिए कोई चीज़ दी, कुछ सबक के लिए कोई चीज़ दी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने एक बड़ी शुरू में खूबसूरत बात की कि देखें हमेशा जब मुल्क तंग होते हैं ना, जब उनके लिए रोज़गार की तंगी हो जाती है तो फिर वो लोग हिजरत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपना मुल्क छोड़ के और प्रदेश में जाए, अपने घर वालों को, बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को। हमने यहाँ तक देखा है कि कई लोग वहाँ जाके फंस जाते हैं जिनके पीछे उनकी आधी आधी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, वापस ही नहीं आ सकते। वापस नहीं आ सकते। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है उनके लिए और मैं समझता हूँ कि कोई भी खुशी से अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में रोज़गार की कमी होती चली जा रही है। अगर हमारे हुक्मरान रोज़गार को बेहतर करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, बिजनेसमैनों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई इंसान ये मुल्क छोड़ के इल्लीगल तौर पे बॉर्डर क्रॉस करे, जतन ले और फिर वो दूसरे मुल्क में जाके मजदूरियाँ करे। और अब वो टाइम नहीं है कि जैसे पहले लोग इल्लीगल बाहर चले जाते थे, उनको प्रॉपर मजदूरी मिल जाती थी। बिल्कुल। अब तो लोग उनसे भी जुल्म सितम करते हैं, बाहर वाले लोग। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वो पैसे नहीं दिए जाते। उनको पता है कि ये इल्लीगल आदमी है। जहाँ मजदूरी $100 होती है उसको मिलती है 20 रुपये। जहाँ पौंड 100 मिलता है वहाँ इल्लीगल को मिलता है 20 रुपये। तो राना साहब, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, ये वाहद मुल्क है जहाँ सिस्टम की कमी है। बिल्कुल। यार, आपने बताया कि जिस बंदे के पास उसने वर्क परमिट ख़रीद लिया, उस मुल्क ने जहाँ वो जा रहा है उसने उसको उसके पैसे लेके उसको वर्क परमिट दिया, उसके डॉक्यूमेंट, उसके पास वीज़ा भी है, उसके पास प्रोटेक्टर भी है, उसके पास इंश्योरेंस भी है, उसके पास टिकट भी है। बिल्कुल ठीक है। और वो एक कंपनी में जाके वहाँ जॉब करनी है उसने, तो फिर आपका कोई राइट नहीं बनता आपके जी अच्छा सानू लगता है कि तू उत्थे जाके किते और स्लिप हो जाएगा। वो पागल है, वो 12 लाख रुपया दे के सऊदीया का या दुबई का या किसी और अरब मुल्क का वर्क वीज़ा ले रहा है। ये हम अभी वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसने इल्लीगल जाना है वो देखिए, आपको पता है कि वो ईरान का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो डंकी लगाते हैं, ईरान से तुर्की से यूरोप घुसते हैं। वो प्लेटफॉर्म ही हो रहा है। ठीक है। जिन्होंने ये अरबों के तरफ जाना है और जिसके पास वर्क वीज़ा है उसको रोकने का आपके पास इजाज़त ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि देखें, अभी सऊदी अरब से यूरोप ममालिक में डंकी लगाई जा सकती? नहीं, वो पहले होता था, लीबिया से लोग कश्तियों पे जाते थे। अच्छा। देखिए, ये काम आज का नहीं है राणा साहब। ठीक है। ये सदियों से होता चला आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जहाँ से डंकी लगती है। सारी दुनिया से जो आप देखें कि अक्सर केसेस हम रिपोर्ट होते हैं और सुनते हैं कि जापान वाले मुल्क से भी लोग डंकी लगा के जाते हैं। डंकी जाने, उसको इलीगल पासपोर्ट कहने हैं, उसको 2 नंबर पासपोर्ट कहने हैं, वो भी तो जाते हैं। ये काम रुकने वाला नहीं है। मगर लेकिन देखिए, कम से कम आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपको लगे इलीगल वे रोकना चाहिए, वो ये बॉर्डर सिस्टम है। अच्छा। उसको आप जरा कंट्रोल करें, उस पर सख्ती करें। देखिए ना आसिम साहब, ना तो किसी भी फर्द भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा नाम ECL में नहीं है, मेरी क्राइम हिस्ट्री नहीं है, मेरे पास जेन्युइन वीज़ा है, मेरे पास जेन्युइन टिकट है, मेरे पास वर्क परमिट जेन्युइन है, तो मैं अगर फ्लाइट का रह गया जी टाइम 1 घंटा रह गया और जरा सा मेरे इमिग्रेशन वाले रोक लेता है, रोकन तो बाद ना कह जी आओ जी होना। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, हमारी फिर दूसरी बदकिस्मती ये है कि किसी ऑफिसर ने किसी को ऑफलोड कर दिया, यार तुझे तीसरे दिन उन्हें चढ़ा देता है। हाँ, अब वो कैसे चढ़ाते हैं ये कैसे? और क्या है, और कोई हल हो सकता है? नहीं। जिसको ऑफलोड कर दिया, जिस पे रिपोर्ट बना के लिख दी है कि जी हमें शक है कि ये वहाँ जाके स्लिप हो जाएगा या वहाँ से जाके डंकी लगाएगा और यूरोप चला जाएगा। आज उसने तीसरे दिन 3 लाख रुपए दिया और वो चला गया, या 4 लाख रुपए दिया या 5 लाख रुपए दिया, वो चला गया। इसका मतलब ये है कि हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जिसके पास कोई जादुई कोई ऐसा आलात है जो ये आने वाले वक्त के बारे में बता देते हैं
कि यार एने जनाब साहब वो गायब हो गए, वापस नहीं आ रहा, एने वापस नहीं आ रहा। नहीं ये देखें बदनामी का जरिया है। पिछले देखें हमेशा जैसे हमने पहले बात की है, पिछले साल 2024 में 30,000 बंदा जो है ना 16,000 बंदा जो है ना वो बाहर गया पाकिस्तान छोड़ के। अच्छा, इस साल 2024 में। अच्छा, और 2025 में 30,000 बंदा बाहर गया है। हाँ, वो सिर्फ छोड़ के इसलिए गया, हम पॉजिटिव एंगल में भी देखते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को देखना है ना जी, कि हमारे मुल्क में अगर रोज़गार प्रॉपर मिले लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मुल्क छोड़ के जाए। डिग्रियों वाले बेचारे डिग्रियाँ पकड़ के डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, आई नीड अ जॉब। तो यार तुसी उन्होंने वास्ते देखो ना, साढ़े हुक्मरान की कर रहे हैं लोग, बिजनेसमैन लोगों वास्ते तो ये तंगियाँ पैदा कर देती है। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, मिलें बंद हो गई, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, तो लोग बेरोज़गार होंगे। लोग बेरोज़गार होंगे तो क्या करेंगे? वो चोरी डाका तो पा नहीं सकते। वो फिर कोशिश कर दे कि असी हिजरत करिए, दूसरे मुल्कों से जाइए, उतो पैसा कमाइए, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का जड़ा पेट पालिए। मगर असल में मुझे ये बताएं कि देखें हमारे लाहौर में सैकड़ों की तादाद में ट्रैवल एजेंट मौजूद हैं। आपकी बात की तरफ ही आ रहा हूँ कि अब देखें हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, मीडिया के बंदे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आज कोई नए आए, वो उनकी लाइफ जो एक रिपोर्टर से शुरू हुई है, उनसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर वो जाएं और एयरपोर्ट पे जाके खड़े हो जाएं और कहें जी मैंने भी शक लगता है, तू ड्राइवर का वीज़ा लेता है तो किस तरह लेता है? यार कंपनी ने उसको देखे, मैनेजर तो नहीं जा सकता ना, उनके पास रिक्वायरमेंट होती है कि जी हम जी ड्राइवर का वीज़ा है जे उन्हें तो आना जी ठीक है जी, कोशिश होती है कि चल यार गड्डी चलावागा रोज़गार मिलेगा। और आप ये देखें कि उसके कागज़ जेन्युइन है, तो फिर तो ना उसको रोकें। हाँ। कि आप खुद कहते हैं कि जी ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनते नहीं, और ये बाहर के ममालिक में जाके जनाब साहब जब ये वहाँ से डंकी करते हैं या कोई बैगर्स, जिस तरह सऊदी अरब में रिसेंटली अभी जो थे वो फकीर वो मंगल अपंदे लोग जाके वो थे, देखिए तो वो काम बिल्कुल ठीक है, वो बंद होना चाहिए, उससे मुल्क की बदनामी है। इस चीज को ठीक है माना जा सकता है, मगर अब जिनके देखें जिनके वीजे जेन्युइन, जिनके वर्क परमिट जेन्युइन, मगर अगर वो फॉर एग्जांपल दुबई में चले गया या थाईलैंड चले गया या अरब ममालिक, किसी भी अरब ममालिक में चले जाता है, उसका वहाँ पे उसका रोजगार उसको उसके मुताबिक नहीं मिलता, अगर उसको जब किसी और यूरोप कंट्री का मिल रहा है तो वो जा सकता है, उसके पास राइट है, उसके पास जा सकता है बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कुछ अक्सरियत ट्रेवल एजेंट की शक्ल में कुछ अक्सरियत ऐसी है जो कि उनको बाईपास करती, बाईपास इस बात पे करती है कि यार मैं तेरा वीजा लगा देना, 5 लाख रुपए मुख्तलिफ रेट इन्होंने बना रखे जी, इन पे हमारी जो फोर्सेस है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई करता? नहीं हो सकता। क्यों? मैं आपको बताऊं कि वो अब टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गए। पहले होता था पासपोर्ट पीसी होते थे, ठीक है, पासपोर्ट किसी का, तस्वीर किसी की, यहाँ से चढ़ाई करा दी जाती थी, ठीक है। वो किसकी चढ़ाई कौन करवाता था? FIA वाले कराते थे। यस, वो माजी की बातें वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अब जो है ना देखिए, जो ट्रैवल एजेंट है उसने भी करनी कोशिश ही है, उसने बनाने कागज़ ही है। अच्छा, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आम आदमी नहीं है, उसकी एक्सपर्टी यही है कि उसने पेपर चेक करने हैं कि राना हैदर बाहर जा रहा है, इसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, इसका यहाँ कारोबार ठीक है, ये पीछे से खाता पीता आदमी है, तो वो फिर आपको देखेगा तो उसने आपको ठप्पा लगा देना है। वो तो लगा देते हैं ठप्पा, पर ये ठप्पा जो है ना हमारी उसमें देखिए इनका बिजनेस है, ट्रैवल एजेंटों का बिजनेस है। यहाँ वो ट्रैवल एजेंट उनको फांसी लगा देनी चाहिए जो इलीगल वे पे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ से ईरान से डंकी लगवाएंगे, तुर्की से लगवाएंगे, ग्रीस से लगवाएंगे, आगे इटली, वो जो ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं कश्तियों का, पैदल लेना देना, उनको पकड़े और उनको फांसी लगा दी जाए चौक में। कहते हैं कि जी FIA ने लिस्टें तैयार कर ली है उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो इस काम में मुलविस थे। यार ये सदियों से होता आ रहा है राना साहब, ये काम देखें, ये काम करना चाहिए हुक्मरानों को, हमारे वजीर दाखिला साहब को ये काम करना चाहिए कि ऐसे लोग जो अभी भी ये इधर से पता लगता है, ये मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, एक बच्चा
वो सैल के लिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप जा रहा था 3-4 लोगों का। आजकल आपको पता है कि ट्रैवल एजेंट ग्रुप लेके जाते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। उन्होंने उनके वीज़े भी लगवाए और उनकी टिकटें भी करवाई, आगे होटल बुकिंग भी करवाई, हर काम लीगल। लेकिन एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने उनको ऑफलोड कर दिया। नहीं जी सानू समझ नहीं आती, तुसी उतो स्लिप हो जाओगे, तुसी सारे यंग हो। उन्होंने कहा ये साड़ियाँ स्टेटमेंट है, साड़ा कारोबार है, असी क्यों स्लिप होना है, असी सैर करन चले हैं, असी सारे दोस्त हैं, साहबे हैसियत हैं। वो किसी ने मुझे फ़ोन किया कि जी अब क्या करें, मैं क्या उन्होंने डील बनाओ। अच्छा, और ठीक है 4-5 दिन बाद फिर उसकी कॉल आई, मैंने उससे पूछा हाँ जी की बनया, वो कहते जी चले गए, फी बंदा 3-3 लाख रुपया देता। अगर वो 3 लाख ना देते तो उसके आगे होटल बुकिंग, उनकी टिकटें, उनके वीज़े, उनका सारा जो प्रोसीजर था वो फ़ी बंदे का 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए का नुकसान था। तो ये सिस्टम अभी भी चल रहा है, इतनी सख्ती के बावजूद आप रोज़ 300 लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, और इसका मतलब फिर अंदर से जाहिर है जा भी रहे लोग। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने आसिम अमीन साहब की गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल हक पर, हकीकत मायनों पर ये थी। और मेरा ये सवाल ये है उन इदारे में बैठे उन ऑफिसरान से जो कहते तो हैं कि सब अच्छा हो जाएगा। हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा काम मुस्बत हो या मनफी हो, पर हो जेंटलमैन तरीके से। तो इस जो हमारी आवाम जो है ना, पीसी हुई आवाम जो है, हालात की मारी जो है, दिन ब दिन महंगाई के दलदल में डूबी हुई जो आवाम है, अगर बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए वो आउट ऑफ कंट्री का रुख करते हैं तो खुदारा उनको जाने दें। आप ही रईस होंदे रह रहे, उन्होंने भी रईस हो दो। देखिए जी अगर वो जाएंगे तो वहाँ से पैसा जितना भी कमाएंगे वो पाकिस्तान ही आना है। हाँ, पाकिस्तान की मईशत जो है वो जिनकी आपका मजबूत होगी, मजबूत हो, हाँ, उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजबूत होगी। लातदाद काम जो है मंजरेआम पर आएंगे और लाखों रोजगार जो है आम आदमी को मिल सकेंगे। असल क्या है, नकल क्या है, अब फैसला आपने कमेंट्स में करना है।